गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से बेस्ड है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, जो ऑलरेडी अपन इससे पहले पढ़े हैं। इसके मैं 3 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो कंसेप्ट जो है डायगोनलाइजेशन का वो आपको क्लियर करना है, क्योंकि इसमें पूरा जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो डायगोनलाइजेशन वाला है। इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज जो है मैं आपको बताऊंगा। इस चलिए देखते हैं। कंसेप्ट है रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप है रिड्यूस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म एज गिवन बिलो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले आपको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से। जैसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वेरिएबल इसमें कितने हैं? 2 वेरिएबल है, एक x1 है और एक x2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स इस तरह से बनाएंगे, रो मैट्रिक्स, और यहाँ पे वेरिएबल को अरेंज करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल x1 और सेकंड वेरिएबल x2। उसके बाद यहाँ पे जो है 2 वेरिएबल है, तो 2 by 2 का मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, सेम वेरिएबल मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। अब ये बीच में जो मैट्रिक्स दिख रहा है 2 by 2 का मैट्रिक्स, यहाँ पे नंबर कैसे आएंगे? तो आपको ये करना है कि इसमें जितने वेरिएबल है हर वेरिएबल से करस्पॉन्ड करना है इस मैट्रिक्स के एक कॉलम को। जैसा मैं फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग टू x1, सेकंड कॉलम करस्पॉन्डिंग टू x2। अब नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x1 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये बनेगा डायगोनल एलिमेंट। जैसे x1 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, तो फर्स्ट कॉलम में जो डायगोनल एलिमेंट है वो a रहेगा। उसके बाद x2 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट b है, वो सेकंड कॉलम में जो डायगोनल एलिमेंट है वो x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा। उसके बाद ये दोनों टर्म्स तो हो गई। उसके बाद यहाँ पे x1 इंटू x2 का जो कोफिशिएंट है वो 2h है, तो x1 इंटू x2 का कोफिशिएंट 2h, इस कोफिशिएंट को आपको 2 से डिवाइड देना है। 2h को 2 से डिवाइड देंगे तो बनेगा h, और ये h आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है? ये x1 कॉलम नंबर 1 से करस्पॉन्डिंग और ये x2 कॉलम नंबर 2 से करस्पॉन्डिंग। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पे जो कॉन्जुगेट पोजीशन है वहां पे आपको ये h को जो है पुट करना है। तो कॉन्जुगेट पोजीशन ये है फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। अब कॉन्जुगेट पोजीशन किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरली आप इस तरह से डिनोट करते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़े हैं। जैसे ये पोजीशन है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला नंबर डिनोट करता है रो को और सेकंड नंबर डिनोट करता है कॉलम को। और ये पोजीशन है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये वाली जो पोजीशन है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो नंबर्स है, ये जो पोजीशन है A12, A21, ये है कॉन्जुगेट पोजीशन मैट्रिक्स की। उसी तरह से अगर मैं यहाँ का जो पोजीशन है उसका नोटेशन होगा A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसका पोजीशन होगा A31। तो A31, A13, ये एक दूसरे से कॉन्जुगेट पोजीशन है। तो x1 x2 का कोफिशिएंट 2h को 2 से डिवाइड देना है। x1 मींस फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग किए थे और x2 मींस सेकंड कॉलम से करस्पॉन्डिंग किए थे, तो इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड देके ये कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के कॉन्जुगेट पोजीशन पे रखना है। तो इस तरह से जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगी। अब ये मैट्रिक्स को नोटेशन देते, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको डिनोट करते कैपिटल X से, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिनोट करते कैपिटल A से, और ये कॉलम मैट्रिक्स को आपने X से डिनोट किए तो इसका जो है ट्रांसपोज जो बनेगा वो रो मैट्रिक्स बनेगा। इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकेंगे X ट्रांसपोज AX। अब इस तरह से सेकंड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 x3। पूरी इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 x3। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जितने वेरिएबल है वो यहाँ पे रो मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करेंगे, x1 x2 x3, और यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स रहेगा x1 x2 x3। अब ये मैट्रिक्स जो बीच वाला मैट्रिक्स दिख रहा है जिसको ए से डिनोट किए, उसके अंदर नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल x1 x2 x3 इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्ड करेंगे। मतलब ये पहला कॉलम फर्स्ट वेरिएबल से करस्पॉन्ड कर रहा हूँ x1 से, सेकंड कॉलम x2 से करस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और थर्ड कॉलम करस्पॉन्ड कर रहा हूँ x3 से, इस तरह से। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट a, डायगोनल एलिमेंट b, डायगोनल एलिमेंट c को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो कॉलम नंबर 1 का डायगोनल एलिमेंट a आएगा। x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट b, तो कॉलम नंबर 2 का जो डायगोनल एलिमेंट है वो b आएगा। x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट c, तो कॉलम नंबर 3 का जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा वो c रहेगा। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स तो हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये है x1 x2 का कोफिशिएंट 2h है, x1 x2 का कोफिशिएंट 2h। इस 2h को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो h बचेगा। तो h कहाँ पे एंटर करना है आपको, h आपको एंटर करना है x1 x2 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम का जो कॉन्जुगेट पोजीशन है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का कॉन्जुगेट पोजीशन पे आपको h एंटर करना है। उसके बाद ये वाला टर्म्स x1 x3 का कोफिशिएंट 2f है, x1 x3 का कोफिशिएंट x1 x3 मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में जो कॉन्जुगेट पोजीशन है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में कॉन्जुगेट पोजीशन है, ये पोजीशन है कॉन्जुगेट, और इसका कोफिशिएंट है 2f। 2f को 2 से डिवाइड देंगे तो f, तो f जो है x1 x3 में जो कॉन्जुगेट पोजीशन है वहां पे आपको एंटर करना है। उसके बाद लास्ट ये x2 x3 का कोफिशिएंट है 2g, x2 x3 मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम का कॉन्जुगेट पोजीशन। सेकंड और थर्ड कॉलम का कॉन्जुगेट पोजीशन क्या है, ये वाला है 2 3 और ये है 3 2। तो x2 x3 का कोफिशिएंट है 2g, 2g को 2 से डिवाइड देंगे तो g आएगा। तो सेकंड और थर्ड कॉलम के कॉन्जुगेट पोजीशन पे आपको g इंसर्ट करना है। और इसके बाद जो है आप ये नोटेशन देंगे, कॉलम मैट्रिक्स को कैपिटल X से डिनोट करेंगे, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बना उसको A से डिनोट करेंगे, और ये कैपिटल X मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जो रहेगा वो X ट्रांसपोज हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये फॉर्म में X ट्रांसपोज AX फॉर्म में जो है रिड्यूस कर सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करना है, जिस तरह से स्टेप नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया। अब स्टेप नंबर 2 है ये x ट्रांसपोज AX में से जो A मैट्रिक्स आया उसका आपको नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जिस तरह से मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। बस मॉडल मैट्रिक्स में ये होता है कि उसमें जो आइगन वेक्टर आते हैं वो डायरेक्ट अरेंज कर देते हैं, और नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स में उस आइगन वेक्टर को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, नॉर्मलाइज करके फिर अरेंज करते हैं। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज क्यों करना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के अंदर। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि रिड्यूस करने के बाद मैट्रिक्स ए का नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स आपको कैलकुलेट करना है। प्रोसेस वैसी है जैसा डायगोनलाइजेशन में है, बस आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना है कि आइगन वेक्टर जब मॉडल मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं तो नॉर्मलाइज करके अरेंज करते हैं। उसका रीजन भी मैं दूंगा आपको। उसके बाद थर्ड स्टेप है ये मॉडल मैट्रिक्स बी कैलकुलेट करने के बाद बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे डायगोनलाइजेशन के अंदर बी इनवर्स ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बी इनवर्स ए बी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बी ट्रांसपोज ए बी कैलकुलेट करना है, बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है। तो ये बी ट्रांसपोज ए बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स की जगह ट्रांसपोज आएगा। ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है फोर्थ और फाइनल स्टेप, ये आपका गिवन इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस किए, x ट्रांसपोज AX को आप इस तरह से लिख सकते हैं
y ट्रांसपोज b ट्रांसपोज ए बी इंटू वाई, और ये जो राइट हैंड साइड दिख रहा है आपको, ये राइट हैंड साइड को ही बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल है, यहां से अगर देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 जो कि बहुत आसान है, ये आपको यहाँ पे सीखना है। स्टेप नंबर 2 आपको आता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 3 में कुछ भी नहीं करना, ये भी आपको आता है, ये भी ऑलरेडी आप डायगोनलाइजेशन में पढ़ चुके। स्टेप नंबर 4 में भी कुछ नहीं है, आप यहाँ पे मैट्रिक्स रखेंगे और एक स्टेप लिखेंगे बस। तो ये प्रोसीजर है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये हिंट देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स क्यों कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कर रहे हैं। इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा y इज इक्वल टू, y कोई कॉलम मैट्रिक्स है ax, ये y वेरिएबल x वेरिएबल में ट्रांसपोज हो रहा है, इधर से अगर देखेंगे तो, और उस साइड से अगर देखेंगे तो x वेरिएबल y वेरिएबल में ट्रांसपोज होता है। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, y इज इक्वल टू ax, ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर a ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू I, और दूसरी लैंग्वेज में a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स रहेगा, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, इसीलिए यहाँ पे ये जो बी मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए मतलब उसके अंदर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आना चाहिए। इसीलिए बी को जो है मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट ना करते हुए इसको नॉर्मलाइज मॉडल मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मलाइज करने से ये होता है कि जो भी मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज करेंगे वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। तो इस तरह से मॉडल मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको नॉर्मलाइज करते हैं। तो अब ये बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, मतलब बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो गया। बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही है, बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, देन बी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसीलिए यहाँ पे डायगोनलाइजेशन के अंदर बी इनवर्स ए भी कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहाँ पे बी इनवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनवर्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ट्रांसपोज बहुत आसान है, रो को कॉलम कर देना है बस। इसीलिए यहाँ पे चूंकि बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए इनवर्स की जगह आप सिंपली ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी, और बी ट्रांसपोज ए बी कैलकुलेट करने के बाद ये y डैश बी ट्रांसपोज ए बी y, ये इसका फाइनल कैनोनिकल फॉर्म होगा। तो ये प्रोसीजर जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी अच्छे से आपका क्लियर होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।